वेरी फर्स्ट वेरी व्हाट म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच अगर एग्रीमेंट है पहले से कि सर्टेन सिचुएशन होने पे हम क्या करेंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा आपका है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या कहता है कि अगर सारे पार्टनर, कंपल्सरी कब होगा, जब सब इंसॉल्वेंट वाला, अगर सबका सब क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो इंसॉल्वेंट। जाए या बिजनेस आपका अनलॉफुल हो जाए। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है। किताब है आप लोगों के पास? यस सर। थोड़ा बुक ओपन कीजिए। यस सर। उसमें आपको शुरू पेज में मिलेगा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पेज नंबर है आपके एस के सिंह की किताब में ही मिलेगा, उसमें भी खोलिए, उसमें भी आपको मोड ऑफ सेटलमेंट दिया रहेगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, जब पार्टनर्स क्या हो जाए, अच्छा, टीएस अग्रवाल में कितना पेज नंबर बताइएगा? 7.2। नए सेशन के हिसाब से योर 8.2 2020 एडिशन। दो सिचुएशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सर पेज नंबर कितना बताए, थोड़ा बताइएगा। नए एडिशन में नंबर 8.2। सर 2019 वाला है बुक। अब 2019 का हम लेकर थोड़ा ना बैठेंगे, हमको पता हो। आप चैप्टर देखिए ना। 7.2। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर खोलोगे ना, तो उसमें मिल जाएगा किसी भी, जिस किसी के पीछे नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है सर। क्या चीज, तुम लोग का नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है, कुछ भी आवाज ही नहीं आ रहा है। अनूप तुम्हारा कुछ आवाज नहीं आ पा रहा है। ABCDEFG वाले कौन है भाई, ये कौन महानुभाव पहुंचे हुए हैं? सर मेरा ही है सर। अच्छा, तो बेहतर। क्या क्या लिखा आता है भाई? खैर चलिए, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। एक काम कीजिए ना, किताब को छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देखिए बस, क्योंकि बुक के तरीके से आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उससे बेहतर यही समझिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट में अगर पहले से कोई एग्रीमेंट है कि इस सिचुएशन में बंद कर देंगे, उस हिसाब से कर दीजिए। दूसरा है कंपल्सरी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, सब सारे पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट है, या बिजनेस आपका क्या हो जाए, बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। ठीक है। देन आपका तीसरा है बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, पार्टनरशिप का एक टाइप, तो उसमें आप नोटिस दे करके चाहे तो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर कर सकता है। ठीक है, एनी पार्टनर। जी। याद रखिएगा, यहाँ पे बाय नोटिस में क्या है, किसी भी पार्टनर के द्वारा। सर पार्टनरशिप एट विल जब होता है सर, पार्टनरशिप दो बोलिए। पार्टनर होंगे तो डिसोल्यूशन के समय धोखा हो सकता है सर, आराम से अगर चाहा जाए तो। एट विल है ना, अगर पार्टनरशिप का टाइप एट विल है तो हो सकता है। आप पहले से एग्रीमेंट कर लीजिए ना, आप एट विल रखवे मत कीजिए, वो तो आपके हैंड में है ना। अब कौन कौन से हैपनिंग पे देखिए, चौथा जो आपको बोला जा रहा है, चौथा बोला जा रहा है ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है, घटना। तो अगर इनमें से कोई घटना घटती है तो पार्टनरशिप
फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है, मे बी, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में यह बात पहले से मेंशन है कि अगर ये घटना होगी तो हम फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तब होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझिए, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहला है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फॉर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया? ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। टर्म मतलब क्या होता है? पीरियड। टर्म मतलब क्या होता है? पीरियड। पीरियड, यानी कि जितने समय के लिए आप क्या किए थे, पार्टनरशिप फॉर्म किए थे, वो आपका जो टर्म है, वो जो पीरियड है, वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है कि अगर टर्म खत्म होने पे फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप फॉर्म को क्या करते हैं? डिसॉल्व कर कर देंगे। सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो नहीं होगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। ओके। दूसरा है कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर मतलब कि आप कोई काम क्या किए हैं, दो लोग एग्रीमेंट करके क्या कर रहे हैं, एक काम को करने का ठेका लिए हुए हैं, कर रहे तो वो काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वो वेंचर क्या हो गया? प्रोजेक्ट। वेंचर को एक तरीके से आप प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट के उन्होंने लिए, उन्होंने पार्टनरशिप किया था, प्रोजेक्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। कंप्लीट हो गया। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है कि भाई हम प्रोजेक्ट पूरा होने पे क्या करेंगे, फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो सकता है इस घटना के होने पे, ठीक है। Yes, sir. तीसरा बोला डेथ ऑफ अ पार्टनर। On death of partner, yes, sir. अब अगर पार्टनर कोई मर जाता है, तो मर जाता है तो जरूरी नहीं कि फॉर्म डिसॉल्व हो जाए। आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि मरने के बाद भी बाकी बचे हुए पार्टनर बिजनेस को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कर अगर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है पहले से कि कोई भी जिस दिन कोई पार्टनर मर जाएगा, उस दिन फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ये सिचुएशनल है, ठीक है, यानी कि ये सिचुएशंस फुलफिल होंगे और डीड में बात लिखा क्या? रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको बोला है कि एडजुस्टिक्शन ऑफ अ पार्टनर। Adjudication of the quarter of the installment. अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर इंस्टॉलमेंट घोषित हो गया, कोई भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फर्म को बंद कर देना है। ये पार्टनरशिप डीड में बात क्या है? मेंशन है। एग्रीमेंट में क्या है? मेंशन है, ठीक है। तो आप फर्म को बंद कर सकते हैं। किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे फर्म डिसॉल्व नहीं होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन में, है ना। Yes. सारे लोग बात तो समझिएगा। किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे फर्म को डिसॉल्व नहीं करते हैं अंडर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन। बट अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ये बात मेंशन हो कि अगर कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम लोग फर्म को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो आप चाहें तो कर सकते हैं फर्म को बंद, अगर ये बात पहले से मेंशन है तो, तब ठीक है। पांचवा जो तरीका है वो है क्या? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट, yes, sir. कोर्ट डिसोल्यूशन क्या कर दे? अगर कराता है, कोर्ट ऑर्डर कर दे, पास कर दे कि क्या करना है? फर्म को बंद बंद करना कर है। देना। आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना बंद करना पड़ेगा। पड़ेगा। कब कब करना पड़ेगा? तो अगर आपको कोई पर्सन हो जाए, किस माइंड का? अनसाउंड माइंड का पार्टनर हो जाए, ठीक है। Yes, sir. On some. Right. सर हम्म। ए बी सी पार्टनर्स हैं हाँ। और सी पागल हो गए हम्म। और ए और बी बोल रहे हैं कि हम उसके लायबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट बोल रहा है कि फॉर्म को डिस्क्लोज करना होगा। उस समय में क्या होगा? क्लोज करना पड़ेगा। Disclosure होगा। क्या सर? क्लोज क्लोज करना पड़ेगा। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बोले कि हम लायबिलिटी को कैरी करेंगे तो भी? कोर्ट का ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग होता है। Yes, sir. फाइनल और बाइंडिंग होने का मतलब कि जो अल्टीमेट डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? कोर्ट लेगा। कोर्ट लेगा। आपको अगर लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो जाइए फिर हाई कोर्ट में,
फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे दिया वो कानून बन गया, कहानी खत्म हो गया। यही प्रोसीजर है, लीगल स्ट्रक्चर ये ना हमारे कंट्री का। यस सर। अगर आपको कोर्ट बोलता है कि नहीं वो पागल हो गया है, तुम लोग नहीं कर पाओगे मैनेज, तो हम तुम्हारे फॉर्म को बंद करने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर देता है तो जाओ किस में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी कोर्ट बोल में। दिया कि नहीं सही है, जो सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर दिया है सही है, तब जाइए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अगर आपके बात सुन लिया तो ठीक है, आपके फेवर में हो जाएगा, और नहीं सुना तो फिर आपको बंद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोनो उपाय ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो वे। नहीं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन हमेशा क्या होता है, फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। फाइनल मतलब कि वही उसी के पास सर्वोच्च अधिकार है, और बाइंडिंग मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोनो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सर क्या पार्टनरशिप डीड में मैक्सिमम टाइम ये मेंशन होता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो उनकी लायबिलिटीज को उठा नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ऐसा कुछ भी डीड में लिखा हुआ नहीं रहता है, डीड आपके हाथ में, आपको जो मन सो लिखे ना। डीड के अंदर क्या चीज कैसे लिखा रहेगा वो आप डिसाइड करते हैं ना, ऐसा कोई कानून के हिसाब से तो लिखा हुआ नहीं है। आप फ्री है ना डीड मेंटेन करने के लिए, यस सर। तो आप जो मेंटेन कीजिए, आप उसमें लिख दीजिए कि अगर कोई पार्टनर 1 महीना के लिए छोड़ के भाग गया तो फॉर्म बंद कर देंगे, वो भी लागू होगा। आपके अपने डिसीजन से वो डीड प्रिपेयर होता है ना, सबके पार्टनर पे सहमति से डीड प्रिपेयर होता है ना, तो जो डीड में प्रोविजन वो फॉलो होगा। अब उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर में नहीं आता है, बात समझिएगा। बहुत से लोग क्या होते हैं, पढ़ने में समझ आते हैं कि एक्सपायरी हो गया तो फॉर्म बंद कर देंगे, जी नहीं। ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। मे बी कब, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा तब, नहीं तो लागू नहीं होगा। अब अच्छा सर, अगर क्वेश्चन आ जाए सर, यही क्वेश्चन आ जाए कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो देन उस टाइम में क्या पार्टनरशिप फॉर्म जो होगा वो डिस्क्लोज होगा कि नहीं, तो उसको सर ट्रू देंगे या फॉल्स? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा सर। क्या चीज सर, अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में केवल इतना ही लिखा हो कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, एक तो पार्टनर, उस समय में फॉर्म डिस्क्लोज होगा या फिर चलेगा, नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा? नहीं तो होगा, ट्रू होगा कि सर फॉल्स उस नहीं समय? होगा। सर अगर ये हो सकता है कि ट्रू लिखे और इफ में रीजन डाल दे कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो, तो हो सकता है ट्रू लिख के? जी नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अल्टरनेटिव अकाउंटिंग में आपके पास ट्रीटमेंट होता है, तब आप वहाँ पे एजम्पशन प्रोवाइड करते हैं, बात समझ रहे हैं। ये आपका लागू होगा तब जब डीड में लिखा रहेगा तब, तो ये बात आपके स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, a partner become insolvent and it has been mentioned in the deed that on the insolvency of a partner the firm will dissolve, ये बात मेंशन होगा तब जाकर के आप वहाँ पे क्या टिक मारेंगे, ट्रू मारेंगे, बात समझ रहे हैं। खैर आगे चलिए, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में क्या क्या हो सकता है। एक पर्सन अगर पागल हो गया है, लुएंटिक हो गया है, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, इसी को पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कर सकते हैं। तो आप फर्म को क्या कर देंगे, आपको बंद करना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगा कि फर्म को क्या करो, बंद करो, डिसॉल्व कर दो। ठीक है। दूसरा, अगर पार्टनर क्या हो जाए, अगर पार्टनर क्या हो जा रहा है, परमानेंटली इनकेपेबल हो जा रहा है, यानी कि वो अपने नॉर्मल ड्यूटीज को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि भाई यही पार्टनर से सारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है, ही इज द एक्टिव पार्टनर, ठीक है, यही एक्टिव पार्टनर है यहाँ पे, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, क्लोज करेगा। कोर्ट आपके फॉर्म को बंद करने का ऑर्डर जारी कर सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, ब्रीच मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ना। अगर एग्रीमेंट को पार्टनर्स के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो भी कोर्ट क्या कर सकता है,
फॉर्म को बंद करा सकता है। ठीक है, कोर्ट कैन पास ऑर्डर टू डिसॉल्व द फॉर्म। ठीक है, कोर्ट के पास ये अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, पब्लिक में जाके मारपीट आप कर रहे हैं, काम अपना नहीं कर रहे हैं, काम करने जगह पे क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म कोर्ट क्या करेगा, बंद करा सकता है फॉर्म। ठीक है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा। आपको सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने कोई चांसेस नहीं दिखता है। तो उस केस में भी कोर्ट क्या बोलेगा, बंद करना। कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। ठीक है, और इसके अलावा एनी रीजन जस्टिफाइड, एनी रीजन जस्टिफाइड का मतलब, एनी रीजन जस्टिफाइड का मतलब हुआ कि अगर फॉर कोर्ट को ये फील होता है किसी भी रीजन से कि फॉर्म को क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व। बंद कर देना चाहिए, फॉर्म कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी किसी भी रीजन से। ठीक है, एनी रीजन विच इज जस्टिफाइड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट को लगता है प्रॉपर है, तो उसे आपसे वो क्या करेगी, आपके फॉर्म को बंद करने का आदेश पास कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट मोड्स है। कंपलसरी याद रखिएगा, दो ही केस में होता है, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और बिजनेस क्या हो जाए, ऑन इंस्टॉलमेंट। हाँ क्या हो जाए, इलीगल, इलीगल। इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। ठीक है, बाकी सारे सिचुएशनल है, बाकी जितना आप मोड पढ़े वो सब सिचुएशनल है। अगर एग्रीमेंट होगा तब होगा, अगर नोट, अगर पार्टनरशिप एट बिल है तब होगा, अगर ये घटनाएं घटती हैं डीड में मेंशन है तब होगा, या अगर कोर्ट यहाँ पे पास कर सकता है, पास करता है नहीं, ये नहीं लिखा कि पास करिए देगा, पास कर सकता है, मे बी कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है, इन सिचुएशन में चाहे तो कर सकता है। कंपलसरी के अलावा जो भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये मेंशन होगा ना कि ये चीज पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन है। हाँ, अरे उस टाइप क्वेश्चन उस यहाँ पे सिचुएशन तुम्हारा में क्या कोनो, मेरा बात सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे बैठ करके 10 नंबर का नहीं आता है। ठीक है, पॉलिसी क्वेश्चन आएगा। ऐसे आएगा 1 नंबर का, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, बहुत से बहुत आएगा तो, या 2 नंबर का। तो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्टेट द सिचुएशन इन विच द फॉर्म कैन बी कंपल्सरी डिसॉल्व, बताइए उस सिचुएशन जिसमें फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कंपल्सरी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो when क्या all the किसे, partners या become आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि कैन अ फॉर्म कैन बी डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या किसी पार्टनर के मरने पे फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आपका जवाब होगा कि यस इट कैन बी इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, दिस इज हाउ यू सपोज टू गिव योर आंसर। ओके, तो ये आपका कोई, हाँ बोलिए, नो भी तो लिख सकते हैं सर, क्या चीज, नो भी तो लिख सकते हैं ना। नो आपका यूनिवर्सल आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर रीजन भी तो पूछना। अगर यूनिवर्सल आंसर है तो लिख दीजिए। ठीक है, खैर चलिए, तो ये था। इसके बाद आते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में। इसके पीछे से कंटिन्यू आवाज आता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 बोल रहे हैं, देखिए जब आपका दुकान बंद हो रहा है यानी जब आप रिजोल्यूशन कर रहे हैं फॉर्म का, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को पूरी तरीके से क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है रिचा? यस सर। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है, भूल जाओ कि यहाँ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाए कि आपको अपना बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू? अगर सर पार्टनर्स हैं तो सबको पहले नोटिस भेजेंगे, अच्छा ठीक है, नोटिस भेज दिए, उसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बुक नहीं देखना है, अपने मन में जो ख्याल आ रहा है बोलो फटाफट। यस सर। फिर मतलब जिसका अगर कोई जैसे कि हम लोग कुछ लिए हो लोन वगैरह फिर कुछ भी, उसका पेमेंट फुल सेटलमेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, कर देंगे फुल पेमेंट लोन वगैरह का। और क्या करेंगे? उसके बाद बंद कर देंगे। उसके दुकान में ताला लगा देंगे, चले जाएंगे बाहर, यही ना? खैर देखिए सारे लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप कर रहे हैं फॉर्म को डिसॉल्व। तो डिसोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या हो गया कि दुकान को, बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। तो बिजनेस को बंद करना है तो आपको पता होगा कि बिजनेस के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटी होगी उसका पेमेंट हम सबसे पहले किससे करेंगे, जो मेरे पास अवेलेबल बिजनेस के एसेट है उसी से, है ना? इस बात से सारे लोग अग्री करते हैं? यस सर। यस ठीक है, सर। हाँ, मेरे पास जो पहले से संपत्ति पड़ा हुआ है बिजनेस का, पहले हम उसी से पेमेंट करेंगे। यानी कि आपका जब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल एसेट होंगे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी बिजनेस का है, यूज का नहीं रहा। तो आप यूज का नहीं रहा, जो यूज का है चाहे यूज का हाँ। नहीं है, आप चूंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस के जितने एसेट हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, यू विल अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा कोर्ट से, वो आपके एसेट का वैल्यूएशन करेगा और फिर उस पर क्या होगा, उसको बेचा जाएगा। ठीक है, एसेट्स को बेच दिया जाएगा, बेच के जो भी पैसा रिसीव होगा उससे क्या होगा, उससे आप क्या पेमेंट करेंगे, होगा अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि जो पैसा आपको एसेट वगैरह बेच करके आएगा उसको आप यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो सेटलमेंट होगा अकाउंट्स का, किसके अकाउंट्स को पहले सेटल किया जाएगा, फिर किसको किया जाएगा, फिर किसको होगा। ठीक है, यही आपको बताता है सेक्शन 48 कि जो भी मेरे पास पैसा आएगा एसेट बेचने के बाद से, ठीक है, तो हम सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे या किसका करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? ठीक है, सबसे पहला जो पेमेंट होगा वो होगा थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का। या इसी को क्या कह सकते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज का, है ना? सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा किसको, जितना भी आपके बाहरी लोग हैं जिनकी लायबिलिटी है फर्म के ऊपर, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो बैंक लोन हो, आपको क्या करना है, एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा सबसे पहले इनका पेमेंट करना होगा एज पर सेक्शन 48। ठीक है, इसके बाद से अगर कुछ बचता है इनका पेमेंट करने के बाद, तो उस पैसों को आप यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, इनसाइडर लायबिलिटी। पार्टनर्स वगैरह। पार्टनर्स लायबिलिटी ऑन फॉर्म, यानी कि सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, पार्टनर्स लोन का, इनसाइडर लायबिलिटी। पार्टनर्स लोन का, है ना? उसके बाद आप पेमेंट करेंगे किसका, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस का। अगर कुछ बच रहा है तो उसका क्या होगा, क्या पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बन रहा है, यानी कि हर पार्टनर का जो पैसा बन रहा है जोड़ घटाव करने के बाद, उसका पेमेंट होगा स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है, सॉरी ओल्ड और न्यू का बात ही नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे एसआर हो जाएगा सीधे। ये आपका सेटलमेंट है अकाउंट्स का। सबसे पहले आप किसको करना है, आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पार्टनर का अगर कोई लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, दैट इज इनसाइडर लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स लोन, आप उसका पेमेंट करेंगे। तीसरे स्टेप में आपका कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस बच रहा है, ठीक है, उसका पेमेंट। और फोर्थ में अगर कुछ इसके बाद बचता है तो पार्टनर्स के बीच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। मतलब इस पर सवाल कैसे पूछेगा, जैसे बोलेगा कि ए बी सी का एक फर्म है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, सी का लोन है फर्म पे 1 लाख का, यानी सी ने फर्म को लोन दिया है कितने का, 1 लाख का, और सी ये हल्ला कर रहा है, सी ये बोल रहा है कि क्रेडिटर और बैंक लोन के पेमेंट से पहले मेरे लोन का क्या करो, पेमेंट करो। स्टेट विथ प्रॉपर रीजन वेदर सीज रिक्वेस्ट इज एडमिसिबल और नॉट। क्या सी के रिक्वेस्ट को माना जाए यहाँ पे कि नहीं माना जाए, नहीं माना जाए। नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जवाब क्या लिखेंगे, नो, सी द रिक्वेस्ट इज नॉट परमिसेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48। ठीक है, बिकॉज पहले किसका पेमेंट होगा, आउटसाइड लायबिलिटी का। पहले बैंक लोन पेड होगा, क्रेडिटर पेमेंट होगा, उसके बाद सी को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो दिस विल ये प्रोसीजर आपको, ये जो क्या बोलते हैं, मतलब ये जो स्टेप है 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में जो अकाउंट सेटल्ड हो रहे हैं, किसका अकाउंट कब सेटल्ड होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 चीजें जो आपको पढ़ाई गई, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये दोनों चीज आपको समझना भी है और रटना भी है, दोनों करना है। ठीक है, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। इसके बाद से आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो हो गया है खत्म। अब हमको मूव करना है सीधे प्रैक्टिकल पोर्शन के तरफ, कि जो आपका डिसोल्यूशन का जो पूरा प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, ये कंडक्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अभी तक कोई दिक्कत इस चैप्टर में? और देखो सीबीएसई आजकल खेल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले क्या था, पहले चैप्टर बहुत आसान हुआ करता था, क्योंकि पहले आपको बस एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए, काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जानबूझ के क्या करता है ना सीबीएसई, देता ही नहीं है लेजर, दे देता है आपको जर्नल। ट्रांजेक्शन दे देगा, बोलेगा क्या करो, जर्नल एंट्री करो। और जर्नल एंट्री तो आधा लोग उसमें गोल ही रहते हैं, क्योंकि आपको तो आदत से लग चुका है रट्टा मारने का, है ना। तो सर जर्नल एंट्रीज के बाद फिर ये बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना बड़ा क्वेश्चन? ना ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। जर्नल एंट्री दे देगा और बोलेगा बैलेंस शीट बना दो, तो ले दे के बाद बराबर हो गया, क्योंकि बिना तुमको रिलेशन बने बैलेंस शीट बनेगा नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जो समझे हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लाइफ में जो चीज़ करते हैं उसी को हम कोशिश करेंगे कन्वर्ट करते हैं अपने पूरे थ्योरेटिकल नॉलेज में। हमने बात किया कि अगर नॉर्मली अगर हम किसी बिजनेस को बंद करेंगे तो बंद करने के लिए क्या होगा, एसेट को हम लाएंगे, है ना, और फिर उन एसेट्स को क्या करेंगे, बेच देंगे। जितने हमारे एसेट हैं उन एसेट्स हम क्या करेंगे, अपने लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, है ना। यही लाइफ में हम करेंगे। तो यही सेम काम आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी करेंगे ना। फॉर्म भी जब बंद होगा तो प्रोसीजर क्या होगा, यही सेम प्रोसीजर होगा। अब ये काम होगा कहाँ पे, तो ये काम कहाँ पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, दिस वर्क विल बी डन इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इट इज द नॉमिनल अकाउंट। ये भी क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट होता है, विच इज प्रिपेयर्ड
ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अंडर विच एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड आउट। एसेट आर रियलाइज का मतलब क्या हुआ? एसेट को बेच करके क्या करना? पैसा रिसीव कर लेना। ठीक है, दिस इज मीन बाय एसेट्स आर रियलाइज्ड। ओके, तो ये सारा जो प्रक्रिया होगा ना दुकान बंद करने का, ये सब काम किस अकाउंट के अंदर में होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए, आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि इस चैप्टर में लोग पहले ही जर्नल एंट्री रटवाने लगते हैं, तो जर्नल एंट्री नहीं, पहले हम आपको लेजर समझा रहे हैं और लेजर से हम लोग किस पे आएंगे? जर्नल पे आएंगे। ठीक है, ताकि याद करने में आसानी रहे। थोड़ा सा ट्रिकी बेस हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आप सभी का आराम से ये चैप्टर हो जाए और किसी का भी 6 नंबर कहीं जाए नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट को बेचना है तो बेचने के लिए उसको क्लोज करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे रिलेशन अकाउंट। ये हो गया इसका डेबिट साइड, ये हो गया इसका क्रेडिट साइड। आप सबसे पहले सारे एसेट्स को क्या करेंगे? लाके क्लोज करेंगे, तो डेबिट साइड आके क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है टू सन्ड्री एसेट। ठीक है, और अंदर में जो भी एसेट पहले से आपको दिया रहेगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब आप एसेट्स को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लाना है और कैश और बैंक को नहीं लाना है। कैश और बैंक को इसलिए नहीं लाना है क्योंकि बेचने के बाद वो ऑलरेडी कैश और बैंक तो बिकेगा नहीं, है ना जी। बाकी एसेट को भी आप बेचिएगा तो बेचिए किस में कन्वर्ट होगा? कैश और बैंक में, और कैश और बैंक तो क्या है? ऑलरेडी कैश में है ही, तो फिर उसको रियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिक्टिशियस एसेट्स का चूंकि कोई अस्तित्व नहीं होता है, आप जानते हैं ऑलरेडी, फिक्टिशियस एसेट का कोई सेलेबल वैल्यू होता ही नहीं है क्योंकि वो एसेट ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसलिए वो भी आपके रिलेशन अकाउंट में नहीं आएंगे, आपको लेकर के नहीं आना है। ठीक है, एक काम कीजिए लोग, ये मीटिंग हम यहीं पे बंद कर रहे हैं और थोड़ा इसके बाद फिर उसी लिंक पे ज्वाइन कीजिए लोग। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 मिनट बचा हुआ है, मालूम चला इधर समझाने बैठे तब तक आपका टाइम ही खत्म हो गया। ओके, ठीक है, चलिए ज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिए सारे लोग।